Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss winding up of company. So इससे प्रीवियस वीडियो में हम द कंपनीज एक्ट 2013 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इसका लास्ट टॉपिक जो कि वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज है उसको डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे अ प्रोसीडिंग बाय विच अ कंपनी इज डिसॉल्व्ड। तो अब जो वाइंडिंग अप है इसका मतलब होता है कि कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो रही है। तो अब ये लास्ट स्टेज होती है कंपनी की, जिस स्टेज पर कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो रही होती है। हमने ये द कंपनीज एक्ट 2013 के इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि जो कंपनी है वो एक गोइंग कंसर्न होती है, उसको हम अनफॉर्सिनेबल फ्यूचर के लिए ही इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो अब ये जो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी है वो एक ऐसी प्रोसीडिंग है जिससे कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो रही होती है। तो अब द एसेट्स आर डिस्पोज्ड, द लाइबिलिटीज़ आर पेड। जो भी लाइबिलिटीज़ होंगी कंपनी की उनको पे ऑफ करना पड़ेगा, जो भी क्रेडिटर्स होंगे उनको जो अमाउंट होगा वो पे ऑफ करना पड़ेगा। एंड सरप्लस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, और जो भी सरप्लस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स के बीच में। अब हमें याद रखना है कि ऐसा हम कब कर रहे हैं, जब हम डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी कर रहे हैं, हम कंपनी को डिसॉल्व कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। उस टाइम पे हमें सारी एसेट्स को डिस्पोज करना होता है, सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना होता है, और जो सरप्लस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमंग द शेयर होल्डर्स और द मेंबर्स इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। और जो वो सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा शेयर होल्डर्स को वो इस प्रपोर्शन में होगा जिस प्रपोर्शन में उनके शेयर होल्डिंग्स हैं उस कंपनी में। तो उसी प्रपोर्शन में उनको सरप्लस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अब ये एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन होगा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी होगा, जब कंपनी डिसॉल्व हो रही होगी। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो अब यहाँ पे प्रोसीजर देखते हैं वाइंडिंग अप का कि कैसे किन सर्कमस्टांसेस में जो कंपनी है वो वाइंड अप हो सकती है और उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो अब यहाँ पे सेक्शन 270 कहता है, सेक्शन 270 में यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप के प्रोविजंस हैं द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप कैन बी इनिशिएटेड आइदर बाय द ट्रिब्यूनल और वॉलेंटरी। तो अब यहाँ पे प्रोसीजर जो है वाइंडिंग अप का वो दो तरीकों से हो सकता है, या तो वो ट्रिब्यूनल से हो रहा हो, बाय द ट्रिब्यूनल जो है वो वाइंडिंग अप हो रहा हो कंपनी का, या फिर वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रही हो कंपनी की, या कंपनी खुद ऐसा बोल रही है कि अब हमें जो कंपनी है उसको वाइंड अप करना है। और बाय द ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कि ये है कंपल्सरी वाइंडिंग अप, कि यहाँ पे कंपनी जो है वो कंपल्सरीली वाइंड अप हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप में अगर बाय द ट्रिब्यूनल हो रही है वो कंपनी वाइंड अप, तो इसको हम कंपल्सरी वाइंडिंग अप भी कहते हैं, कि कंपनी को वहाँ पे डिसॉल्व करना कंपल्सरी है, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने ऐसा बोला है कि कंपनी के कोई भी रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी को वाइंड अप करना पड़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे बाय द ट्रिब्यूनल जो है उस कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है। और अब वॉलंटरी वाइंडिंग अप जो है वो कंपनी ऐसा खुद पिटिशन डालती है, पिटिशन फाइल करती है कि वहाँ पे कंपनी को जो है वो वाइंड अप करना है। वॉलंटरीली कंपनी ऐसा बोल रही है, इसके भी वेरियस रीजंस होते हैं कि कंपनी वॉलंटरीली ऐसा क्यों बोल रही है कि वहाँ पे उसको कंपनी को डिसॉल्व करना है या वाइंड अप करना है। तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप का केस, कि जब कंपनी जो है वो बाय द ट्रिब्यूनल वाइंड अप हो रही होगी। तो अब यहाँ पे है रीज़न फॉर वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, कि अब ट्रिब्यूनल से क्यों वाइंड अप होती है कंपनी, कंपल्सरी कब हो जाता है कंपनी को वाइंड अप करना। तो उसके रीजंस देख रहे हैं हम कि किन केसेस के अंदर यहाँ पे कंपल्सरी वाइंडिंग अप या वाइंड अप बाय ट्रिब्यूनल होगा। तो अब फर्स्ट है यहाँ पे व्हेन द कंपनी अनेबल टू पे डेट्स। तो अगर कंपनी अनेबल हो जाती है, अपने डेट्स को पे ऑफ नहीं कर पाती, अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ नहीं कर पाती, तो उस केस में यहाँ पे फिर ट्रिब्यूनल ऐसा बोलेगा कि कंपनी को कंपल्सरीली वाइंड अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रिजॉल्व बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी के अंदर वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, कि वहाँ पे ऐसा डिसाइड हुआ स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर कि वहाँ पे हमें कंपनी को डिसॉल्व कर देना होगा। तो ऐसा यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर भी डिसाइड हो सकता है कि अब हमें ट्रिब्यूनल के पास जाके ऐसा बोलना चाहिए कि वहाँ पे कंपनी को कंपल्सरी वाइंड अप कर देना है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंटेग्रिटी एंड मोरालिटी ऑफ इंडिया। अब अगर यहाँ पे इंटेग्रिटी या मोरालिटी ऑफ इंडिया या फिर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंटेग्रिटी और मोरालिटी ऑफ इंडिया कोई एक्ट परफॉर्म करती है कंपनी, तो
तो फिर उस केस में भी यहाँ पर जो कंपनी है उसको कंपलसरी वाइंड अप या वाइंड अप बाय ट्रिब्यूनल जो है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपनी हैजंट फाइल्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर प्रीसीडिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। तो अब यहाँ पे अगर कंपनी ऐसा करती है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और एनुअल रिटर्न्स को अगर फाइल नहीं करती है, कब तक? अगर प्रीसीडिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स तक उसने अपना जो एनुअल रिटर्न्स हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अगर उनको फाइल नहीं किया है फॉर एनी रीज़न, तो उस केस में भी हम यहाँ पे कंपनी को कंपलसरी वाइंड अप कर देंगे कि वो यहाँ पे कंपनी जो है वो सही से काम नहीं कर पा रही है, वो अपने जो रिटर्न्स हैं उनको फाइल नहीं कर पा रही है और ऐसा 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स से चल रहा है। पिछले 5 सालों से लगातार वो कंपनी जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं कर रही है, तो इस केस में भी वहाँ पे कंपनी को वाइंड अप करना पड़ता है बाय ट्रिब्यूनल। तो अब ये जो रीजंस हैं वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, ये यहाँ पे द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हैं। तो इससे पहले भी यहाँ पे कुछ रीजंस थे जिनके जो कवर होते थे वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल के अंदर, जो कि थे कि अगर कंपनी जो है वो अगर 1 ईयर तक कोई भी एक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाती, फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन के अगले 1 ईयर तक वो अगर कोई भी एक्ट जो है वो कोई भी ट्रांजैक्शन जो है अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उस केस में भी वहाँ पे कंपनी को बाइंड अप कर दिया जाता था। लेकिन अब उसको मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पे उन रीजंस को मॉडिफाई कर दिया कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो अब इसका जो पिछला एक्ट था वो भी हमने डिस्कस किया था, द कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस पहले एप्लीकेबल होते थे, फिर यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुए इसमें और ये कंपनीज एक्ट 2013 बन गया। तो इसीलिए अब यहाँ पे जो रीजंस हैं उनको मॉडिफाई कर दिया, उनको अब उन रीजंस को जो द कंपनीज एक्ट 1956 में थे उनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया और उसमें कुछ एडिशंस भी कर दिए। तो अब यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे 4th रीज़न था कि यहाँ पे कंपनी जो है अगर वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक, पिछले 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स अगर उन्होंने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करी है, तो उस केस में भी कंपलसरी वाइंड अप करना पड़ेगा उस कंपनी को बाय द ट्रिब्यूनल। If the tribunal by any means finds that it is just and equitable that company should wind up, अब अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि वहाँ पर कंपनी को वहाँ पे ये जस्ट एंड इक्विटेबल है कि वहाँ पे कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए, ट्रिब्यूनल को कुछ ऐसे रीजंस मिल जाते हैं जिनकी वजह से उनको लगता है कि कंपनी को वाइंड अप कर देना ही ठीक है, तो फिर उस केस में भी वहाँ पे ट्रिब्यूनल के थ्रू वो कंपनी जो है वो वाइंड अप हो जाएगी या कंपलसरी वाइंड अप हो जाएगी। तो अब यहाँ पे है इफ़ द कंपनी इंडल्ज्ड इन फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल बिजनेस और फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड। अब अगर ऐसा होता है कि इस केस में कंपनी यहाँ पे अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है या फिर अनलॉफुल बिजनेस कर रही है, तो ये हमने पहले भी देखा था कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए, वहाँ पे लॉफुल बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए ही वो कंपनी जो है वो फॉर्म की जानी चाहिए। लेकिन अब अगर ऐसा होता है कि कंपनी अनलॉफुल बिजनेस को परफॉर्म करती है या फिर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी परफॉर्म करती है, तो फिर उस केस में हम यहाँ पे कंपनी को कंपलसरी वाइंड अप कर देते हैं और फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड। अगर किसी भी फ्रॉड के अंदर अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो फ्रॉड जो है वो उस कंपनी ने किया है, वो गिल्टी पाई जाती है वहाँ पर उस फ्रॉड के लिए, तो उस केस में भी उस कंपनी को वहाँ पे कंपलसरी वाइंड अप कर देना होगा। तो अब यही यहाँ पे 6 रीजंस थे जिसके अंदर जो ट्रिब्यूनल है वो कंपनी को वाइंड अप कर सकता है। तो अब इसका प्रोसीजर देखते हैं हम। फाइलिंग ऑफ वाइंडिंग अप पिटिशन, कि अब जो पिटिशन है वाइंड अप करने के लिए वो कैसे फाइल होती है, तो इसके जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे सेक्शन 272 के अंदर है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप जो है वो सेक्शन 270 के अंदर है, तो इसी के आगे के सेक्शंस हैं ये, कि यहाँ पे फाइलिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ पिटिशन हो रहा है यहाँ पे सेक्शन 272 के अंदर। तो यहाँ पे जो पिटिशन फाइल होती है वाइंड अप करने के लिए वो यहाँ पे फॉर्म नंबर 1, 2 और 3 में हो सकती है, जिसके लिए भी एप्लीकेबल हो वो कंपनी। तो यहाँ पे यही 3 फॉर्म्स है जिसके अंदर पिटिशन जो है वो फाइल की जा सकती है वाइंडिंग अप के लिए। पिटिशन कैन बी प्रेजेंटेड बाय, मतलब अब वो जो पिटिशन है वो कौन कौन प्रेजेंट कर सकता है ट्रिब्यूनल के पास, वो कंपनी हो सकती है, वो क्रेडिटर्स हो सकते हैं कंपनी के, एनी कॉन्ट्रीब्यूटर हो सकता है कंपनी का, या जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स होंगे उनमें से कोई भी वहाँ पे उस कंपनी के लिए वो वाइंडिंग अप पिटिशन जो है वो फाइल कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है। द रजिस्ट्रार ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार भी ऐसा कर सकता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी ऑथोराइज करेगी वो एक्ट परफॉर्म करने के लिए, तो वो रजिस्ट्रार भी वहाँ पे जो कंपनी है उसके लिए यहाँ पे
वाइंडिंग अप की पिटिशन जो है वो फाइल कर सकता है। तो यही 5 मेंबर्स जो हैं वो वहाँ पे पिटिशन फाइल कर सकते हैं किसी भी कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए। वो कंपनी भी हो सकती है, क्रेडिटर भी हो सकता है, कॉन्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, और कोई भी रजिस्ट्रार हो सकता है वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया होगा जिसको भी। तो वो सब जो है वो वहाँ पे कंपनी के लिए वाइंडिंग अप की पिटिशन को फाइल कर सकते हैं। तो ये तो हुआ यहाँ पे वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल का केस जहाँ पे कंपलसरी वाइंडिंग अप हो रहा था। तो अब वहाँ पे जब ये जो पिटिशन है वो फाइल हो जाएगी, यहाँ पे जो पिटिशन है वाइंडिंग अप के लिए जब वो फाइल हो जाएगी, इनमें से कोई जो है वो अगर पिटिशन फाइल कर देगा तो उसके बाद यहाँ पे ट्रिब्यूनल में उस कंपनी के बिहाफ पे वो हियरिंग होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा कि उस कंपनी का क्या रीज़न हो सकता है उसको वाइंड अप करने का। तो इसीलिए वहाँ पे ट्रिब्यूनल जो है उसकी हियरिंग होती है वहाँ पर। और फिर अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि वो जो वाइंडिंग अप की पिटिशन है वो ठीक है, तो वहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है वो अलाउ कर देता है कंपनी को कंपलसरी वाइंड अप करना। तो अब अगर ट्रिब्यूनल यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन में उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए, तो वहाँ पे वो फॉर्म 11 के थ्रू ऐसा बोल देती है। यहाँ पे ट्रिब्यूनल जो है वो फॉर्म 11 में ऐसा इशू करता है कि वहाँ पे कंपनी को कंपलसरी वाइंड अप करना पड़ेगा जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी उसके बाद। और तो अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि वो जो पिटिशन है वाइंडिंग अप के लिए वो ठीक है, तो फिर उस केस में वहाँ पे फॉर्म 11 जो ट्रिब्यूनल है वो इशू करता है और उसके अंदर वहाँ पे कंपनी जो है वो वाइंड अप हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ट्रिब्यूनल वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है ट्रिब्यूनल को कि वहाँ पे कंपनी का जो कंपलसरी वाइंडिंग अप है वो नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे वो पिटिशन को कैंसिल भी कर सकता है ट्रिब्यूनल यहाँ पे कि कंपनी को वाइंड अप नहीं करना है। तो अब अगर ऐसा होता है कि ट्रिब्यूनल ऐसा बोलता है फॉर्म 11 इशू करके कि कंपनी को कंपलसरी वाइंड अप करना है, तो उस केस में यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है वो यहाँ पे लिक्विडेटर जो है वो कंपनी को प्रोवाइड कराता है वाइंडिंग अप के लिए। जो लिक्विडेटर होता है वो एक पर्सन होता है जो कंपनी को हेल्प करता है उसकी वाइंडिंग अप के लिए। तो ये जो पर्सन है इसको यहाँ पे ट्रिब्यूनल जो है वो अपॉइंट कर सकता है, और ये जो लिक्विडेटर होगा वो कंपनी को हेल्प करेगा वाइंड अप करने के लिए अपने ऑपरेशंस को। जो कि हमने यहाँ पर देखा था कि जो जहाँ पे कंपनी को अपनी एसेट्स को डिस्पोज करना है, लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है या सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग इट्स शेयर होल्डर्स और मेंबर्स, तो उस केस में यहाँ पे जो लिक्विडेटर होगा वो हेल्प करेगा और इस लिक्विडेटर को यहाँ पे ट्रिब्यूनल जो है वो अपॉइंट करता है। तो यही प्रोविजन से यहाँ पे कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल के अंदर, जिसमें हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे फॉर्म 11 के अंदर ट्रिब्यूनल ऐसा बोलता है कि वहाँ पे कंपनी को कंपलसरी वाइंड अप करना है, और वहाँ पे एक लिक्विडेटर भी जो है वो अपॉइंट करता है ट्रिब्यूनल उसको, ताकि वो हेल्प करवा सके कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए। और या फिर ट्रिब्यूनल को अगर ऐसा लगता है कि कंपनी को वाइंड अप नहीं करना चाहिए तो वो इस पिटिशन को कैंसिल भी कर सकते हैं। और कुछ हमने रीज़न डिस्कस करे जिनके अंदर यहाँ पे कंपनी जो है वो वाइंड अप हो सकती है बाय ट्रिब्यूनल। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे ट्रिब्यूनल के थ्रू यहाँ पे वाइंड अप हो सकता है कंपनी का। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि वॉलंटरी वाइंड अप कैसे हो सकता है, वॉलंटरी वाइंड अप के रीजंस क्या होते हैं और उसका प्रोसीजर क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पे कंपनी कैन वाइंड अप वॉलंटरीली बाय द म्यूचुअल डिसीजन ऑफ मेंबर्स। तो अब वॉलंटरी वाइंड अप हो सकता है कंपनी के मेंबर्स की म्यूचुअल डिसीजन से ही, कि कंपनी के मेंबर्स ही जो हैं वही डिसाइड करेंगे कि कंपनी को अब वाइंड अप कर देना चाहिए। वॉलंटरीली उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि अब कंपनी के ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि उसको वाइंड अप कर देना चाहिए, तो उस केस में भी कंपनी यहाँ पे वॉलंटरीली वाइंड अप जो है वो हो सकती है। तो अब ये हो सकती है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। जो भी कंपनी के मेंबर्स होंगे वो जनरल मीटिंग के अंदर वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करेंगे और उसके बाद वो जो कंपनी है वो वहाँ पे वाइंड अप हो जाएगी। तो अब यहाँ पे बाय रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग फॉर वाइंडिंग अप एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन फिक्स्ड इन AOA। तो अब अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई टाइम ड्यूरेशन डिसाइड हुआ था कि कंपनी इस टाइम ड्यूरेशन तक ही रन कर सकती है और उस टाइम ड्यूरेशन के ख़त्म होने के बाद वो कंपनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, तो फिर उस केस में भी यहाँ पे वॉलंटरी वाइंड अप हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा रिजोल्यूशन पास हुआ था जनरल मीटिंग के अंदर कि वहाँ पे कंपनी को वाइंड अप करना है, क्योंकि वहाँ पे जो ड्यूरेशन थी उस कंपनी की उसकी एक्सपायरी हो गई है, जो कि AOA में पहले डिसाइड हुआ था कि इस टाइम ड्यूरेशन तक ही कंपनी जो है वो रन करेगी, और वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो अब ओवर हो चुकी है, इसलिए हमें कंपनी को यहाँ पे वाइंड अप करना पड़ेगा।
तो अब ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो मीनिंग है, इसकी जो कंटेंट है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वही यहाँ पे मेंशन्ड है कि यहाँ पे अगर एओए में ऐसा मेंशन है कि कंपनी की जो टाइम ड्यूरेशन है कि वो इस टाइम पीरियड तक ही रन करेगी, तो फिर अगर वो टाइम पीरियड ओवर हो जाता है तो उसके बाद कंपनी को वॉलंटरी वाइंड अप भी किया जा सकता है। तो इन यही दोनों रीजंस हैं। तो अब वॉलंटरी वाइंड अप करने का प्रोसीजर क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग विद 2 डायरेक्टर्स, एक बोर्ड मीटिंग होगी 2 डायरेक्टर्स के साथ, पासिंग रेजोल्यूशन। अब वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसके अंदर उनको एक जीएम कॉल करनी पड़ेगी कि हमें जनरल मीटिंग को कॉल करना है, ताकि हम वहाँ पर डिसाइड कर पाएँ कि या फिर वहाँ पे अपना डिसीजन बता पाएँ कि यहाँ पर 2 डायरेक्टर्स ने ऐसा डिसाइड किया है कि आप कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए। उसके रीज़न इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है या फिर एक जनरल मीटिंग को कॉल करके ऐसा बोला गया है कि एओए में जो टाइम ड्यूरेशन डिसाइड हुई थी वो एक्सपायर हो गई और कंपनी को वॉलंटरीली वाइंड अप करना पड़ेगा। तो अब 2 डायरेक्टर्स जो हैं वो एक बोर्ड मीटिंग में ऐसा डिसाइड कर लेंगे कि उनको एक रेजोल्यूशन पास करना है, जनरल मीटिंग कॉल करनी है। इशूज नोटिस टू कॉल जनरल मीटिंग टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अब यहाँ पे जो 2 डायरेक्टर्स होंगे वो यहाँ पे एक नोटिस इशू करेंगे जिसमें वो जनरल मीटिंग के लिए कॉल करेंगे, और वहाँ पर जनरल मीटिंग वो इसीलिए कॉल करेंगे ताकि वो वहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर पाएँ, और उस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए वहाँ पे ऑर्डिनरी मेजॉरिटी जो है वो मिल जाएगी। तो वहाँ पे कंपनी जो है वो वाइंड अप हो जाएगी। और क्या हो सकता है कि यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं वहाँ पे उस जनरल मीटिंग के अंदर जो यहाँ पे डायरेक्टर्स ने कॉल करी है नोटिस देकर। तो अब स्पेशल रेजोल्यूशन में यहाँ पे 3/4 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो इसके बाद अगर ऐसा होता है कि या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए वहाँ पे ऑर्डिनरी मेजॉरिटी आ गई है या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए वहाँ पर 3/4 मेजॉरिटी आ गई है, तो फिर उस केस में यहाँ पे कंपनी का जो वाइंडिंग अप है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद कि वहाँ पे अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है इस जनरल मीटिंग के अंदर, तो फिर कंपनी का वाइंडिंग अप जो है वो स्टार्ट हो जाता है जिस दिन को वो जो जनरल मीटिंग है उसमें वो रेजोल्यूशन पास हुआ है, उस दिन के बाद से उस कंपनी का वाइंडिंग अप जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कंडक्ट मीटिंग फॉर क्रेडिटर्स टू टेक ओपिनियंस। तो अब यहाँ पे जब वो जो रेजोल्यूशन होगा वो पास हो गया होगा, तो उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर्स के साथ भी एक मीटिंग बिठाई जाती है कि वहाँ पे क्रेडिटर्स से भी डिस्कस करना है कि कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए या नहीं। तो अब अगर यहाँ पे क्रेडिटर्स को ऐसा लगता है कि कंपनी का वाइंड अप हो जाने में ही उनका बेनिफिट है कि वहाँ पे उनको जो उनके डेट्स होंगे वो वापस मिल जाएंगे, तो उस केस में फिर क्रेडिटर्स जो हैं वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि वो चाहते हैं कि कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए या नहीं। तो अब अगर यहाँ पे क्रेडिटर्स ऐसा बोल देते हैं कि कंपनी को वाइंड अप करना ही ठीक है, तो फिर उस केस में वो प्रोसीड कर सकते हैं वाइंड अप करने के लिए कंपनी को, अदरवाइज नॉट। तो इसीलिए क्रेडिटर्स का यहाँ पे ओपिनियन लेना भी इम्पॉर्टेंट होता है अगर कंपनी वॉलंटरीली वाइंड अप हो रही है तो, ताकि यहाँ पे क्रेडिटर्स को भी ये पता चल जाए कि वो जो कंपनी है अगर वो वाइंड अप होगी तो उनका बेनिफिट है या लॉस है। तो अब अगर ऐसा होता है कि क्रेडिटर्स वहाँ पे अलाउ कर देते हैं, अग्री हो जाते हैं कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए, तो फिर उसके बाद विद इन 10 डेज नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर टू रजिस्ट्रार। तो अब यहाँ पे 10 डेज के अंदर अंदर, मतलब अब यहाँ पे डिसाइड हो गया था, रेजोल्यूशन पास हो गया था, तो उसके 10 डेज के अंदर अंदर यहाँ पे नोटिस देना होता है रजिस्ट्रार को कि हमें एक लिक्विडेटर की रिक्वायरमेंट है, आप हमारे लिए लिक्विडेटर जो है उसको अपॉइंट कर दो। तो इसीलिए रजिस्ट्रार के पास ऐसा नोटिस देना पड़ता है यहाँ पर कंपनी को विद इन 10 डेज ऑफ द रेजोल्यूशन, कि जब से रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके 10 डेज के अंदर अंदर यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास नोटिस देना पड़ता है कि उनको अपॉइंट करना है एक लिक्विडेटर को। विद इन 14 डेज नोटिस फॉर द रेजोल्यूशन इन ऑफिशियल गजेट। तो अब उनको यहाँ पे विद इन 14 डेज, अब ये भी डेट है फ्रॉम द डेट ऑफ द रेजोल्यूशन, उससे अगले 14 डेज के अंदर अंदर यहाँ पे नोटिस देना होता है रेजोल्यूशन का ऑफिशियल गजेट के अंदर, एंड ऑल्सो एडवर्टाइज इन ए न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है, मतलब ऑफिशियल गजेट के अंदर और यहाँ पे न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है कि कंपनी जो है वो अब वाइंड अप हो रही है। और ऐसा यहाँ पे विद इन 14 डेज करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन, जिस दिन को वो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके 14 डेज के अंदर अंदर कंपनी को ऐसा एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर कंपनी जो है वो अब वाइंड अप हो रही है, और ऑफिशियल गजेट में भी उसको ऐसा पब्लिश करना पड़ेगा कि वहाँ पे कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे विद इन 30 डेज ऑफ जनरल मीटिंग फाइल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अब इन दोनों में से जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ होगा ऑर्डिनरी या स्पेशल, तो उसके अब विद इन 30 डेज ऑफ जनरल मीटिंग हमें वो जो
स्पेशल रिजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है उसको वहाँ पे फाइल करना होता है उसकी सर्टिफाइड कॉपी को। तो ऐसा भी यहाँ पर 30 डेज़ के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर वाइंडिंग अप अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर लिक्विडेटर्स अकाउंट एंड गेट देम ऑडिटेड। तो अब यहाँ पर जो वाइंडिंग अप अफेयर्स होंगे मतलब कि जो भी कंपनी की ट्रांजैक्शन हो रही होंगी या फिर जो भी वो बिजनेस परफॉर्म कर रही होगी तो उसी को हम यहाँ पे अफेयर्स बोल रहे हैं ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर लिक्विडेटर्स अकाउंट। उसको वहाँ पे लिक्विडेटर अकाउंट भी वहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा और जो भी वो अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी उनको वहाँ पे ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। मतलब वो अकाउंट्स जो होंगे जो प्रिपेयर किए होंगे कंपनी में एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप तो उनकी ऑडिटिंग भी वहाँ पर होगी। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे कंडक्ट जनरल मीटिंग टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर डिस्पोजल ऑफ बुक्स एंड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो अब यहाँ पे एक जनरल मीटिंग जो है एक फाइनल जनरल मीटिंग जो है वो कंडक्ट करनी पड़ेगी कंपनी को और फिर उसके अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा जिसमें डिस्पोजल ऑफ बुक्स एंड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होगा। मतलब एक फाइनल जनरल मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जाएगी और उस फाइनल जनरल मीटिंग के अंदर वहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा जिसके अंदर मतलब उस स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर डिस्पोजल ऑफ अकाउंट्स होगा। मतलब जो भी अकाउंट्स एंड अफेयर्स होंगे कंपनी के उनको वहाँ पे डिस्पोज किया जाएगा, बुक्स को भी और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको भी। तो इसके लिए यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी को पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के लिए कॉल करके जो कि फाइनल जनरल मीटिंग होगी। तो इसके अंदर उस रेजोल्यूशन के अंदर वहाँ पे कंपनी को अपनी बुक्स और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे कंपनी के तो उन सबको वहाँ पे डिस्पोज करना पड़ेगा उस एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उस फाइनल जनरल मीटिंग के अंदर। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है विद इन 15 डेज ऑफ फाइनल जनरल मीटिंग सबमिट अ कॉपी ऑफ अकाउंट एंड फाइल एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर पासिंग ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है जब ये जनरल मीटिंग जो है फाइनल जनरल मीटिंग जब हो गई होगी तो उसके 15 डेज के अंदर अंदर यहाँ पर सबमिट अ कॉपी ऑफ अकाउंट्स एंड फाइल एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल। तो जो भी अकाउंट्स वहाँ पे डिस्पोज किए होंगे उसकी एक कॉपी जो है वो यहाँ पे ट्रिब्यूनल के पास सबमिट करवानी पड़ेगी और वहाँ पे एक एप्लीकेशन भी फाइल करना पड़ेगा वहाँ पे कंपनी को ट्रिब्यूनल के पास फॉर पासिंग द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन कि आप ट्रिब्यूनल जो है वो डिसोल्यूशन का ऑर्डर जो है उसको पास कर दे। तो ये हमने कंपलसरी वाइंडिंग अप में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे फॉर्म 11 के अंदर ऐसा होता है कि ट्रिब्यूनल अपना जो वाइंडिंग अप का ऑर्डर है कंपनी को वो फॉर्म 11 के थ्रू देता है। तो वही यहाँ पर उसी के लिए यहाँ पे कंपनी जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर रही है अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ अकाउंट्स जो कि उसने यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर डिस्पोज किए थे। तो ऐसा यहाँ पर कंपनी को 15 डेज़ के अंदर अंदर करना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे ट्रिब्यूनल विल पास ऑर्डर विद इन 60 डेज ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि यहाँ पर ट्रिब्यूनल जो है जब उसे यहाँ पर मिल जाएगा वो एप्लीकेशन कंपनी का डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास करने के लिए तो फिर उस केस में यहाँ पे ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर पास कर देगा मतलब फॉर्म 11 को इशू कर देगा विद इन 60 डेज ऑफ द एप्लीकेशन। 60 डेज़ के अंदर अंदर यहाँ पे ट्रिब्यूनल को ऐसा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ट्रिब्यूनल जो है वो वहाँ पे पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे अकाउंट्स होंगे जो कॉपी वहाँ पे कंपनी ने सबमिट करी है उनको ऑडिट करेगा और उसके बाद अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि वहाँ पे सब कुछ जो रिक्वायर्ड स्टेप्स थे वो वहाँ पे कंपनी ने फॉलो किए हैं तो फिर ट्रिब्यूनल यहाँ पे फॉर्म 11 इशू कर देगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे द अपॉइंटेड लिक्विडेटर वुड देन फाइल अ कॉपी ऑफ ऑर्डर विद द रजिस्ट्रार। फिर अब जब ये हो जाएगा जब यहाँ पे ट्रिब्यूनल जो है वो अपना फॉर्म 11 इशू कर देगा मतलब वहाँ पे ऑर्डर पास कर देगा कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए तो फिर उस केस में यहाँ पे जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया होगा वहाँ पे पहले तो वो वहाँ पे अब फाइल करेगा एक कॉपी ऑफ ऑर्डर जो कि ट्रिब्यूनल ने पास किया है उसकी एक कॉपी जो है वो वहाँ पे रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा लिक्विडेटर को। मतलब जो ऑर्डर यहाँ पे ट्रिब्यूनल ने पास किया है उसकी एक कॉपी जो है वो लिक्विडेटर वहाँ पे रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा। नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर पास्ड बाय ट्रिब्यूनल द रजिस्ट्रार देन पब्लिश अ नोटिस इन द ऑफिशियल गजेट डिक्लेयरिंग द कंपनी इज डिसॉल्व्ड। तो अब यहाँ पे लास्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे जब रजिस्ट्रार जो है जब वो ऑर्डर रिसीव कर लेगा जो कि ट्रिब्यूनल ने पास किया है लिक्विडेटर के थ्रू तो फिर उस केस में यहाँ पे जो रजिस्ट्रार है वो फिर यहाँ पे एक नोटिस इशू करेगा ऑफिशियल गजेट के अंदर कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी जो है वो अब डिसॉल्व हो गई है। तो यही यहाँ पर स्टेप्स थे
जिनके अंदर कोई भी कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो सकती है वॉलंटरी डिसोल्यूशन के अंदर या वॉलंटरी वाइंडिंग अप के अंदर। तो आई होप आपको यहाँ पर कंपलसरी वाइंडिंग अप जो कि ट्रिब्यूनल के थ्रू होता है और वॉलंटरी वाइंडिंग अप जो कि मेंबर्स म्यूचुअल डिसीजन से डिसाइड करते हैं कि कंपनी को वाइंड अप हो जाना है, तो ये दोनों ही प्रोसीजर आपको समझ में आए होंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।